नमस्कार, आपका विधायक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। इस समय हमारे साथ आपका विधायक में मौजूद हैं हरियाणा के तेज तर्रार शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी। आज वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और सीधे हम उनका रुख करते हैं। और सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। जी धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल मेरा आज आपसे यही है कि आज निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बीजेपी कितनी तैयार है, क्योंकि लगातार बीजेपी के, चाहे हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात कर लें या फिर आपकी बात कर लें या फिर और तमाम जो कैबिनेट में मंत्री, सभी इस बात पर विशेष तौर पर जोर देते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव को लेकर के। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बीजेपी तैयार है और आपने देखा भी होगा कि बीजेपी के जो मंत्री थे वो सभी स्थानों पे गए, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिले और बातचीत की। तो इसलिए बीजेपी ने पूरी तैयारी है, बीजेपी की तैयारी में, क्योंकि यहाँ तो चुनाव पार्टी लड़ती है, तो इसलिए पार्टी ने फैसला करना है कौन कौन लड़ेगा, इसलिए पार्टी ने अपनी तैयारी कर रखी है और निश्चित तौर से हम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। तो मंत्री जी, जमीनी स्तर पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि लगातार अब विपक्ष जो है उदयभान आज कहते हुए सुने गए कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और किसी भी मोर्चे पर कांग्रेस पीछे नहीं रहने वाली है बीजेपी को टक्कर देने में या फिर वो जीत का दम भी भरते हुए नजर आए। देखिए, मुख्य रूप से तैयारी होती है वो तो कार्यकर्ता को सक्रिय करना ही होती है और कार्यकर्ता जो है वो जनता को सक्रिय करता है, जनता के साथ अपनी बात रखता है। तो वो काम हमने शुरू किया हुआ है और हमने कार्यकर्ता को सक्रिय किया और हमारा कार्यकर्ता है वो लोगों के साथ है, उनके संपर्क में है। पार्टी ने जो काम किए वो उनके की चर्चा कर रहा है। बीजेपी की सरकार में उनको क्या फायदे हुए हैं और क्या लाभ है, उन सारे की बात उनके साथ कर रहा है। निश्चित तौर से हमें पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से, जिस निष्पक्षता के साथ हमारी सरकार ने काम किया, तो निश्चित तौर से जो जनता का आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। ठीक है सर, एक और बड़ी बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है और आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के दम भी भर रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि जो पंजाब में किए गए वायदे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो शायद उन पर भारी साबित होंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, जो वादे उन्होंने पंजाब में किए थे उनमें से किसी एक को भी वो पूरा नहीं कर सके। तो इसलिए हरियाणा की जनता, क्योंकि हम तो पहले एक ही थे, इसलिए हरियाणा की जनता भी समझती है कि ये केवल जो कहावत है ना, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, तो यहाँ केवल और केवल ये बातें कहने के लिए हैं, उनको लागू करने के लिए नहीं है। और दूसरी बात है, हरियाणा का आदमी ये भी समझता है कि भाई अगर इस प्रकार से जो फ्री की घोषणाएं होती है उससे दुनिया चलने वाली नहीं है, सरकारें चलने वाली नहीं है। सुधार की जरूरत है। जैसे मनोहर लाल जी ने सुधार किया कि बिजली को 24 घंटे भी दिया, सस्ती भी किया और उसके बाद प्रॉफिट में भी लेके आए। मतलब ये अपने आप में कमाल है कि बिजली के 40% रेट कम कर दिए और बिजली को 24 घंटे कर दिया और जो निगम है वो 650 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया। जबकि बिजली महंगी है, पूरे टाइम मिलती नहीं है, लेकिन घाटा उसके बाद में 27,000 करोड़ था पहले की सरकार में। तो ये कार्य कुशलता है, चाहे यहाँ लगा लो चाहे दूसरी जगह कहीं भी लगाओ, तो आम आदमी इस बात को समझता है। और मुझे नहीं लगता कि, और जहां तक आपने कहा परिवार बढ़ाने की बात है, तो मेरा ख्याल का परिवार बढ़ाना भी रुक गया, क्योंकि जो लोग थे ना इधर उधर जिनको कहीं कठोर ठिकाना नहीं था, तो वो लगभग गया कि अब उसमें मेरा ख्याल का परिवार नहीं बढ़ेगा। अब जितना बढ़ लिया बस अब तो वो सारे के सारे जो थे वो आएंगे उनके पास है और अब जनता में कोई नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लीडर हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता आखिर कहीं से ना कहीं तो टिकट लेना ही है। कई लोगों की इच्छा होती है चाहे कुछ भी हो, लेकिन चुनाव लड़ना जीवन का ध्येय होता है। तो ऐसे लोगों को लगा कि शायद यहाँ बात बढ़ सकती है तो वहां चले गए। तो मुझे लगता है कि जो जनता है वो पक्ष में। ठीक सर, आप खुद जगाधरी से विधायक हैं, यमुनानगर के रहने वाले हैं। जमीनी स्तर पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपके नेतृत्व में, आपके संरक्षण में? क्या बीजेपी वहां पर पूरी तरह से जो है जो भी सीटें हैं वो क्लियर कर ले जाएंगी, उन पर जो है विपक्ष का सूपड़ा साफ कर देगी? देखिए, फैसला तो जनता करना होता है। हम तो अपनी कारगुजारी जनता के सामने रखते हैं
और अपने व्यवहार से हम अपना हमारा व्यवहार और हमारा काम दोनों चीजें मतलब मायने रखती हैं। जनता मालिक होती है, अब उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है और उसके साथ हम कितने सुलभ हैं और कितनी हम उनकी सेवा कर सके, क्या क्या काम हमने किए, तो वो सारे काम हम जनता के सामने रखते हैं। उसके बाद जनता ने बड़ा मत देना, ये तो नहीं कर सकते हम जबरदस्ती किसी के साथ के नहीं आपको यही फैसला करना, तो फैसला जनता ने करना। लेकिन जो अभी तक का मेरा विश्वास है और जो मैं देख रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि जनता जो है विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह से देखते हैं कि आपको वो पार्टी टक्कर दे सकती है, क्या आपको लगता है इनेलो है या फिर कांग्रेस है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है? नहीं, देखिए आज की डेट में तो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का ही मुकाबला रहने वाला, ना कहीं पे लोकदल है और ना ही कहीं पे दूसरी कोई पार्टी है। आज किसी का कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला रहेगा। कंवरपाल गुर्जर जी, एक और सवाल जो है बड़ा उभर करके सामने आ रहा है। अभी हाल ही में, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं और गैस सिलेंडर में भी जो है राहत दी गई है, 200 रुपये की सब्सिडी दी गई है। अब इसके बाद कहा तो ये भी जा रहा है, ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी हो रही हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी इसके जरिए हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के एक लिटमस टेस्ट भी करने जा रही है, क्योंकि गुजरात में आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, 2024 की तैयारियां हैं। तो क्या ऐसा कुछ भी है? देखिए, चुनाव तो हमारे देश में मतलब टाइम पे होते ही रहते हैं। अभी कुछ चुनाव अभी हुए थे, अब थोड़े दिन बाद फिर चुनाव है, उसके बाद फिर चुनाव है। अब चुनाव तो इसी हिसाब से चलते ही रहेंगे, लेकिन सरकार को फैसला करना पड़ता है अपनी आर्थिक स्थिति देख के कि हमारी आर्थिक स्थिति आज की डेट में क्या है। और जब सरकार को लगा कि अब ठीक है और इस टाइम में जो टैक्स थे वो कम किए जा सके, तो बड़ी अच्छी मात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो टैक्स कम करके जनता को राहत दी। सरकार जो है वो जनता के लिए चलती है, जनता की राहत के लिए चलती है, उनकी सुख सुविधा के लिए चलती है, उनको परेशान करने के लिए सरकार चलती है। लेकिन क्योंकि कई बार ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जब जनता को पसंद भी नहीं होते। मान ली किसी चीज की महंगाई बढ़ेगी तो जनता को पसंद तो नहीं आएगी ना, तो लेकिन सरकार की भी कई बार मजबूरी होती है। तो निश्चित तौर से अब जिस प्रकार की अच्छी आर्थिक स्थिति महसूस की होगी हमारे वित्त मंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने समझा कि अब जरूरत है कि लोगों को निश्चित तौर से एक राहत मिलनी चाहिए क्योंकि रेट काफी है, तो उन्होंने वो राहत दी और मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी, और जनता भी उसका स्वागत कर रही, मेरा मानना है। लेकिन लिटमस टेस्ट की जो बात कही जा रही है कि बीजेपी इसके जरिए ये भांपना चाह रही है कि जो शुरुआत है बीजेपी की स्थिति, जो 2024 की तैयारियां हैं, वो हरियाणा के इन नगर निकाय चुनाव से ही शुरू होने जा रही है। तो जाहिर तौर पर इसमें बीजेपी अपना दमखम भी जरूरत से ज्यादा डालेंगी। देखिए, चुनाव तो जितने भी होते हैं ना जी, वो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं और सारों का ही असर पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। सब जब भी कोई चुनाव होता है सबका एक प्रभाव तो होता ही, आने वाले टाइम में भी उसका प्रभाव होता है। और राजनीतिक पार्टियां इसको मान के, और चुनाव तो चाहे कभी भी हो, तभी जो सरकारें हैं और पार्टियां हैं वो गंभीरता के साथ ही चुनाव लड़ती हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों ही गंभीरता के साथ ही चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम कोई अगर चुनाव के बाद चुनाव आ जाए उस टाइम गंभीरता नहीं, तो उस टाइम भी गंभीरता ही होती है। उस टाइम भी होता है कि अगर सरकार अभी भी बनी, उसके बाद चुनाव हो गया और अगर सरकार नहीं जीतती तो लोग कहेंगे कि सरकार इतनी देर में उसकी लोकप्रियता जो है वो खत्म होगी, तो प्रश्न तो कहीं ना कहीं उठेगा फिर भी, और चाहे बाद में करा होगा तब भी उठेगा कि आने वाले चुनाव के लिए ये संदेश है जनता का। तो गंभीरता के साथ ही लड़ते हैं चुनाव, तो कभी भी चुनाव होगा तो चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, दोनों ही गंभीरता के साथ। ठीक है सर, निकाय चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं आप? देखिए, तो जनता ही बता सकती है, लेकिन अब तक की जो कांग्रेस की खटपट रही है तब उससे तो कोई अच्छा संदेश तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी जनता मालिक है साहब, जनता ही बता सकती है क्या होगा तो देश के बाद। नहीं, आज उदय भान जी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कहते हुए सामने आए वो कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, पूरी कांग्रेस एकजुट है। लेकिन जिस तरह से अभी हाल के बीते दिनों में कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को कभी भी बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थाम लेते हैं अगर, तो क्या कांग्रेस के लिए कोई बड़ा नुकसान, बड़ा झटका
देखिए, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं, अच्छी बात है गुटबाजी अगर समाप्त होगी। आपने दूसरी बात कही कि कोई उनका भी अगर नेता पार्टी छोड़ के जाता है तो क्या बड़ा नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के जाता है नुकसान तो स्वाभाविक ही है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव की बात आप कह रहे हैं कि उदय भान जी ने कहा कि बहुत अच्छी उसमें, लेकिन अभी तक भी लोग ना उस भेदभाव को भूले नहीं है जो भेदभाव कांग्रेस के टाइम में, चाहे वो रोजगार देने के मामले में हुआ और चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में हुआ। तो लोग अभी तक उसको भूले नहीं है। लोगों को याद है अभी कि कुछ निश्चित एरिया ही थे और कुछ निश्चित एरिया के लोग ही थे जिनके लिए रोजगार भी था और जिनके लिए डेवलपमेंट भी था। तो अब हमारी सरकार बनने के बाद लोग ये महसूस करते हैं कि वो कहीं भी ऐसी चीज नहीं, ना डेवलपमेंट के मामले में ना ही रोजगार के मामले में। जिस प्रकार की निष्पक्षता इस सरकार में आई तो लोग उससे संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि ये इसका लाभ निश्चित तौर से हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिलेगा। सर, एक और सवाल निकल करके सामने आ रहा है। कुछ दिनों पहले जो है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ओपी चौटाला वो भी ये कहते हुए सामने आए थे कि अगर हमारे 46 विधायक जीत जाते हैं, 2024 के चुनाव में 46 सीटें हम जीत जाते हैं तो हम जींद में अपना पार्टी कार्यालय बनाएंगे। तो क्या 2024 का चुनाव बीजेपी जेजेपी गठबंधन बनने वाला है? वो जींद को राजधानी बनाने की बात कर रहे थे। तो 2024 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहेगा, या जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले एक और बयान सामने आया था कि जेजेपी 2024 के चुनाव में अकेले लड़ेगी, तो जो गठबंधन है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, आपका सवाल कोई प्रासंगिक नहीं है। ये वैसी एक कल्पना में कुछ भी सोच ले, इसमें क्या रहना है जिसका कोई आधार नहीं। 1 से 2 करने की सोचोगे तो बनाने की क्या सोचने की बात है? आपको लगता है जरूर ये हास्यास्पद है सर, स्थितियां बदली हैं। अब मैं कुछ भी कल्पना कर लूं इसका क्या है जी? कोई ऐसा लगता नहीं आने वाले टाइम में कि कोई लोकदल का आधार बढ़ने वाला है, ऐसा लग नहीं रहा। नहीं, उन्होंने दावा किया था कि हम जींद को राजधानी बना देंगे हरियाणा की। अभी तो तकरार चल रही है पंजाब और हरियाणा के बीच में। पंजाब अपना मालिकाना हक बता रहे हैं कि चंडीगढ़ हमारा है और वो जींद को राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। है और वो हमारा भी है, पंजाब का भी है और यूनियन टेरिटरी है, केंद्र के उसमें है। तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से रहेगा और यही हमारी राजधानी रहेगी। और चौटाला साहब की अगर कोई कल्पना है इस प्रकार की, मुझे पता नहीं, खैर मैंने सुना भी नहीं है उनके बयान को इस प्रकार से, लेकिन और ना ही कोई लोकदल का कोई इतना आधार है कि कहीं लोकदल का कोई 1 से 2 सीट होने वाले अभी मुश्किल नजर आ रहा। तो 46 और 47 आने वाली तो बात ही छोड़ दो। आपके लिहाज से चंडीगढ़ राजधानी ठीक है या बदलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। चंडीगढ़ अच्छी राजधानी है, अच्छा एरिया है, सब लोगों को पसंद है, पूरे हरियाणा के लोगों को पसंद है। इसमें कोई वो नहीं है किसी को भी। हमारा राइट भी है, अधिकार भी है इसमें। और एक और बड़ा प्रश्न है, लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है प्रदेश में रोजगार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। गुरुग्राम में इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुग्राम में जो इन्वेस्टर्स के लिए 1000 एकड़ की ज़मीन आवंटित की गई है, तमाम उसमें जो है बिजनेस कॉन्क्लेव और जो भी विकास की परियोजनाएं हैं बिजनेस के उद्देश्य से, रोजगार के उद्देश्य से बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए सरकार कितना प्रयासरत है? देखिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार का माहौल दिया, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उसके मामले में जो आंकड़े हैं वो हम या पहले या दूसरे नंबर पे रहते हैं। यानी कि आज जो इन्वेस्टर है उसके लिए मनपसंद जगह जो है वो हरियाणा है और काफी अच्छी संख्या में हरियाणा में आ भी रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मारुति को काफी जमीन दी है तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां करने वाले भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ दूसरे उद्योगपति भी हैं जिनकी पसंद जो है वो हरियाणा है। और एक हमारा सौभाग्य भी है कि हम राजधानी के 3 साइड में हम हैं, तो लोग सोचते हैं कि देश की राजधानी के आसपास इसका लाभ भी है हमें। और हमारे यहाँ की जिस प्रकार की मतलब सुविधाएं रही तो उसका भी लाभ है और इन्वेस्टर आया भी रहा हमारे यहाँ काफी, इसमें कोई दो राय नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी प्रयास रहता है इसके लिए और ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसलिए लोग आ भी रहे हैं।
सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी जुड़ा हुआ एक सवाल है। आजकल राजनीतिक गलियारे में पत्रकारों के बीच में बहुत ट्रेंड कर रहा है कि वो शायद किसी तरह किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं, किसी और बीजेपी से थोड़े थोड़े खफा बताए जा रहे हैं। आपकी कोई बातचीत मुझे तो खैर ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी से कोई खफा है या इस प्रकार का कोई है। मेरी ध्यान में इस प्रकार की बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले ये हमारी मीटिंग हुई थी, साथ ही थे, कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं है। कई बार जो हम आपस में बातचीत करते हैं, कई बार उसका ही अनुमान जो हमारे मन में होता है हम लगा लेते हैं कि शायद ऐसा है, ऐसा कुछ है नहीं अभी इस प्रकार का। भारतीय जनता पार्टी पूरा मान सम्मान मिला, हालांकि उनका पूरा टाइम कांग्रेस में लिया, लेकिन कांग्रेस में कभी उनको इतना सम्मान नहीं मिला जितना बीजेपी में। अच्छा है। ठीक है सर। कंवरपाल गुर्जर जी, एक और मतलब इसमें इस बात पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जो है उनका एक बयान सामने आया था, उचाना पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 2023 में वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। इसके बाद वो तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में बने रहना है या फिर जो है वो पार्टी को अलविदा कहने के मूड में जाएंगे। नहीं, एक बड़ी जनसभा करेंगे ये बात तो उन्होंने कही थी, लेकिन पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे इस प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं। वो एक बड़ी, वैसे पहले भी उन्होंने ऐसी जनसभाएं की हैं और जब पार्टी ज्वाइन की उसके बाद भी तुरंत बाद भी उन्होंने बड़ी जनसभा की थी। तो इस प्रकार का तो करते रहते हैं। तो किस तरह का शक्ति प्रदर्शन उसको कहा जाए? वो विपक्षियों को डराने के लिए या फिर जो है अपने लोगों को अपने अंदर खाने के अपना कदौर ऊंचा करने के लिए? किस लिहाज से वो शक्ति प्रदर्शन रखने के लिए? और चौधरी साहब का एक अपना स्टाइल है। अब मैं अगर चौधरी साहब को पूरा बीजेपी का वैसे कहूं कि वैसे कार्यकर्ता पढ़ दो जैसे हम हैं, तो अब इस उम्र में ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना जी। वो एक अपना स्टाइल है उनका पॉलिटिक्स का, वो करते हैं, अपनी रैली करनी, अपने लोगों को बुलाना, लेकिन उसमें बुराई क्या है? अगर वो मान लो अपने लोगों को इकट्ठे के और बीजेपी की बात करें तो इसमें बुराई कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। उनका स्टाइल है और पूरे प्रदेश में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके नजदीकी बहुत है लोग, और वो उनकी आस्था मैं समझता हूँ पार्टी की बजाय उनके प्रति ज्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो हैं पॉलिटिक्स में वो इस प्रकार का करते ही रहते हैं। कोई चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं, और लोग भी हैं ऐसे जो इस प्रकार का करते हैं। और मैं समझता हूँ स्टाइल को कोई ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी में आने के बाद तुरंत उसको चेंज करके दूसरा कर देंगे। वो होता है उनका कोई नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी छोड़ रहे हो। वो एक अलग स्टाइल है। हम तो कांग्रेस में थे तब भी ऐसे ही करते थे, आज बीजेपी में तब भी ऐसे करते हैं। वो अपने लोगों को सक्रिय रखने के लिए उनके साथ उनके संबंध होते हैं, जुड़े होते हैं, वो करते हैं। पार्टी छोड़ने की बात ना उन्हें कभी कही ना इस प्रकार का कोई ध्यान। शिक्षा मंत्री जी, ओपी चौटाला को फिर से एक बार आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर ओपी चौटाला दोषी पाए जा रहे हैं तो आगे का राजनीतिक भविष्य कैसे सफर जो तय होगा? मैं समझता हूँ, देखिए अब जहां तक मैं समझता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कहीं कि वो प्रभावित कर सके हरियाणा के मतदाता को। आज के टाइम में एक सीधा सीधा मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। आज ज्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, दूसरे नंबर पे लोग कांग्रेस के पक्ष में है। मुझे नहीं लगता कि तीसरी पार्टी हरियाणा में कोई इतना बड़ा वो आधार रखती है। जेजेपी है, जेजेपी और हम इकट्ठे मिलकर सरकार बनाई, हमने इकट्ठे चल रहे। लेकिन और राजनीतिक पार्टियां जो हैं, चाहे वो लोकदल है और चाहे कोई और पार्टी भी है, उसका कोई है नहीं। कांग्रेस के साथ ही सीधा मुकाबला, मुझे लगता है कांग्रेस के साथ ही सीधा मुकाबला रहेगा, मेरा अनुमान है। ठीक सर, एक और अभी आपने कहा कि कांग्रेस जो है थोड़ी टक्कर में है, क्या आप मानते हैं? क्योंकि जो बीजेपी के आला नेता हैं, आपके सहयोगी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम लोग ये कहते आए हैं कि बीजेपी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। ऐसे में इनेलो का अस्तित्व, कांग्रेस का अस्तित्व, आम आदमी पार्टी को जो है किसी स्तर पर कोई आप ये कह लीजिए कि किसी तरह से उनको कोई तूल नहीं दिया जा रहा, सभी उनको नगण्य मानकर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की बल्ले बल्ले है निकाय चुनाव में फिर तो। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी इस चुनाव में, बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप इतना समय देने के लिए।